नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अविनाश जीएस एकेडमी। दोस्तों, आज हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का 8th लेक्चर है और आज का हमारे जो लेक्चर का टॉपिक है उसका नाम है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि एक टाइप ऑफ इकोसिस्टम में नेचुरल इकोसिस्टम का ही एक टाइप है। आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में उसके स्ट्रक्चर को। देखिए, टाइप ऑफ इकोसिस्टम में मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, दूसरा होता है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल या मैनमेड। जो इंसानों द्वारा बनाया गया है वो है कृत्रिम, जो नेचर के द्वारा बनाया है, जो प्राकृतिक रूप से क्या कहते हैं है, उसे हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। अब देखिए, पहले कृत्रिम को देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। कृत्रिम में देखिए दोस्तों, इसमें देखिए मतलब किस तरीके से खेत है। खेत हम अपने लिए बनाते हैं, ठीक है। मछली घर, ये भी हम मछली, ये इंसानों द्वारा जो बनाया गया है। खेत हम अपने फायदे के लिए बनाते हैं, मछली घर हम अपने मनोरंजन के लिए बनाते हैं, उसको हम रखते हैं, ठीक है ना। और फिर चिड़ियाघर रखते हैं, ये भी मनोरंजन का ही साधन है। तो इको सिस्टम बनाते हैं, यहाँ पे जीव जंतुओं पेड़ पौधों को लाते हैं, फिर उस इको सिस्टम को हम लोग खुद तैयार करते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो कि दोस्तों नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से इस धरती पे मौजूद है, ठीक है। इसमें भी मुख्यतः दो तरह के होते हैं प्राकृतिक में भी। एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है इक्वेटिक, ठीक है। जो देखते हैं स्थली में कौन कौन सा स्थली में है, एक है वन यानी कि फॉरेस्ट, दूसरा है घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड, तीसरा है रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट। और इक्वेटिक में मुख्यतः दो होते हैं, एक होता है समुद्री यानी कि मैरीन, एक मीठे यानी कि ताजे जल यानी कि फ्रेश वाटर का। और फ्रेश वाटर में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्थिर यानी कि लैंडिक और एक होता है प्रभावित यानी कि लोटिक। स्थिर मतलब जो स्थिर है, जो जल तंत्र स्थिर हो, जैसे कि तालाब स्थिर रहता है, वहां पानी प्रभावित नहीं होता, कोई आवागमन नहीं है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर का, ठीक है। और जो प्रभावित होता है ये लोटिक। ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन भी है दोस्तों, यूपीपीसीएस में डायरेक्टली एक स्टोरेज पूछ लिया था, शायद लोटिक पूछ लिया था कि लोटिक का मीन्स क्या होता है इकोसिस्टम में। वो प्रभावित यानी कि मैरीन सॉरी एक्वेटिक जल इकोसिस्टम का एक टाइप है, जिसमें कि जल लगातार बहता रहता है। चलिए छोटे क्वेश्चन टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। यूपीपीसीएस और यूपीएससी में तो काफी अच्छे इससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझाया इकोसिस्टम का, किस तरीके से ये बनता है, और इस तरीके से हम इसी टाइप से स्टेप बाय स्टेप इसको हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। टेरेस्ट्रियल और आर्टिफिशियल भी मैं आपको समझा दूंगा, तो छोटा सा है आर्टिफिशियल क्या होता है, और फिर हम आज के टॉपिक जो हमने कवर करना है आज के वीडियो में वो पूरा ये है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि स्थली, इसमें वन घास के मैदान और रेगिस्तान, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें कृत्रिम को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है दोस्तों, है ना। ये कृत्रिम दिया हुआ है, दो तरह को प्राकृतिक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। आइए पहले आर्टिफिशियल को देख लेते हैं। ये कृत्रिम होता क्या है, वे तंत्र जिन्हें प्रकृति ने नहीं बल्कि इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए बनाया है या नियंत्रित किया है। क्योंकि वो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं तो नियंत्रित भी क्या कहते हैं इंसानों द्वारा ही होता है। उसको रेगुलेट इंसान करते हैं। जैसे प्राकृतिक जैसे इको सिस्टम मैंने आपको पहले बताया था, इको सिस्टम में है ना, जिस तरीके से उसको मैंने जब ड्राइवर्स बताए थे कि फंक्शन कैसे काम करता है, वो ड्राइवर्स उसको कौन क्या कहता है चला रहा होता है सारी चीजों को, है ना। तो वो कौन ड्राइव कर रहा होता है, वो होता है प्रकृति यानी कि नेचर ड्राइव कर रहा होता है। लेकिन जो कृत्रिम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उसको इंसानों द्वारा बनाया जाता है, उन्हीं के द्वारा रेगुलेट किया जाता है यानी कि नियंत्रित किया जाता है। आइए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषताएं दोस्तों, रख रखाव और संतुलन इंसानों द्वारा, ठीक है, बहुत क्लियर है। जैव विविधता प्राकृतिक पर्यटन की तुलना में कम होती है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने जू बना लिया, ठीक है, तो वहां हम लोग अब बहुत सी जगहों चीजों को हम जू में नहीं ला सकते, ठीक है। अब व्हेल मछली को हम तो नहीं ला सकते, यहाँ पे जू में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जिसमें विविधता इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी इसमें नहीं रहती है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम के कंपैरिजन में, ठीक है। इन्हें अक्सर भोजन यानी कि खेती, मनोरंजन या जरूरतों के लिए बनाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमने खेत को बनाया, तो खेत हमने अपने भोजन की क्या कहते हैं पूरा करने के लिए, संसाधन पूरा करने के लिए बनाया। मनोरंजन जैसे कि पेड़ अपने मनोरंजन के लिए हम लोग रखते हैं, जू अपने मनोरंजन के लिए जरूरत है। जैसे हमने बांध बनाया, कोई जलाशय बनाया, क्या कहते हैं आर्टिफिशियल, तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया हमने, ठीक है ना। ये सब हो गए इस तरीके के टाइप, ये सब सारे क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है, जो इंसानों द्वारा बताया गया कृत्रिम पारितंत्र यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए ये है कृषि की भूमि अपने फायदे के लिए, संसाधन के लिए, मछली घर, है ना, मनोरंजन के लिए बगीचा पार्क, मनोरंजन के लिए, है ना, चिड़ियाघर, बाग, जलाशय, बांध, ये बांध है एक्चुअली दोस्तों, ठीक है, बांध जलाशय, ठीक है, हम लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, पर्सनल यूज के लिए जो इसको बनाते हैं। तो ये हमारा कहलाता है कृत्रिम इकोसिस्टम, ठीक है। अब देखिए दूसरा कौन सा है, दूसरा है प्राकृतिक या पारितंत्र यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम। आइए इसको देखते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र वे जो प्रकृति द्वारा स्वयं विकसित होते हैं, अपने प्रकृति के द्वारा ही विकसित होते हैं और प्रकृति के द्वारा ही संचालित होते हैं, यानी उन्हीं का जो नेचर है वही उनको डेवलप करती है और उनको रेगुलेट करती है। उसमें इंसानों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाता है, यानी कि नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इकोसिस्टम में आप पेड़ हम लोग नहीं बनाते हैं,
ठीक है ना। आप पेड़ एक लगा सकते हैं, लेकिन उसको डेवलप बाकी चीजों का काम तो नेचर ही करता है ना, ये हमारे हाथ में नहीं है, इंसानों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब पानी हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है ना, हम लोग व्हेल मछली नहीं बना सकते, ठीक है। तो जो नेचर द्वारा बनाई गई चीजें हैं वो खुद ही नेचर उनको विकसित करता है और वही उनको रेगुलेट यानी कि चलाता है इकोसिस्टम को। मैंने आपको 6 ड्राइवर्स पढ़े थे, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग दोस्तों सारे ड्राइवर्स को कंप्लीट किया, इकोसिस्टम के फंक्शन को कंप्लीट किया, इकोसिस्टम क्या है उसको कंप्लीट किया है। तो उसको दोस्तों पढ़िएगा जाके, तो आपको सारे ड्राइवर्स एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा जिससे ये वर्क करता है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहां पर उसको एक्सप्लेन किया, उसको देखिएगा आप लोग, ठीक है, जिसने नहीं देखा है। ये देखिए हो गया ना, ये डेफिनेशन हो गई। ये प्राकृतिक उत्पादित तंत्र जो कि प्रकृति द्वारा स्वयं विकसित होती है और स्वयं उनके द्वारा ही रेगुलेट यानी संचालित होती है, इंसानों के इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। क्या कहलाता है? प्राकृतिक नेचुरल इकोसिस्टम। उसके बाद सरल शब्दों अगर इसको समझा जाए, जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे स्वयं उगते हैं, बढ़ते हैं और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं, उसे ही हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। देखिए वहां खुद होता है, हम लोग तालमेल नहीं बैठाते, ठीक है। वो लोग स्वयं जानवर वहां होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो खुद ही नेचर अपने वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना। यही है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या है? स्वचालित यानी कि ऑटो रेगुलेट होती है, प्रकृति द्वारा रेगुलेट होती है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते। कुछ डाइवर्सिटी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब जो कि कृत्रिम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उसके कंपैरिजन में। और खाद्य श्रृंखला सबसे बड़ी बात, इसमें एक खाद्य श्रृंखला जरूर विकसित हो जाती है, ठीक है ना। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला जरूर विकसित होती है, लेकिन कृत्रिम में ऐसा जरूरी नहीं कि ये चीज पॉसिबल हो, ठीक है। अब हम लोगों ने मछली बनाया, हो सकता है वहां पर ऐसी मछली थोड़ा जाएगी जो बड़ी मछली छोटी मछली खा ले एक्वेरियम में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक सबसे ये इंपॉर्टेंट वाली बात, इन तीनों में खास श्रृंखला वहां पर जरूर विकसित होती है नेचुरल इकोसिस्टम में। अब देखिए इसके प्रकार, प्राकृतिक पारितंत्र के प्रकार, एक पहला है स्थलीय पारितंत्र यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है जलीय पारितंत्र यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम। मैंने आपको ये देखिए यहाँ पे बताया था, मैंने बताया प्राकृतिक में, प्रकृति में तुमने पढ़ लिया, तो प्रकृति में मुख्यतः दो तरह के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल दूसरा एक्वेटिक, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग टेरेस्ट्रियल को पूरा कंप्लीट करेंगे, आइए देखते हैं। तो टेक्सटाइल में हम लोगों ने सबसे पहले देखिए ये स्टार्ट करते हैं स्थलीय टेक्सटाइल इकोसिस्टम को। तो देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन, वो पारितंत्र जो पृथ्वी के स्थलीय भाग यानी जमीन पर स्थित होता है, ठीक है ना। कहाँ स्थित होता है? जमीन पर, जमीन में नहीं, जमीन पर, और ना ही जल में, ठीक है। वहां के जीव जंतु व वनस्पतियां भूमि वायु और मिट्टी के साथ अंतर क्रिया करते हैं, इंट्रैक्शन। मैंने पिछले लेक्चर में आपको इंट्रैक्शन पढ़ा था, है ना, इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन, ये भी समझिएगा। और स्थलीय पारितंत्र होते हैं, ठीक है। क्या डेफिनेशन हुई कि वो पारितंत्र जो पृथ्वी के स्थलीय भाग यानी जमीन पर विकसित होते हैं, जहाँ की जीव जंतु वनस्पति भूमि वायु और मिट्टी के साथ अंतर क्रिया करते हैं, वो स्थलीय पारितंत्र कहलाते हैं या होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती है? कम पानी की उपलब्धता, हाँ स्थल में क्योंकि पानी कंपैरिजन जाहिर सी बात है, जलीय एक्वेटिक इकोसिस्टम के कंपैरिजन में तो कम होगा क्योंकि वहां महासागर है, नदियां हैं बड़े बड़े, यहाँ पे नहीं है क्योंकि जमीन पे हो रहा है। यहाँ जो होते हैं तालाब होते हैं और वेटलैंड्स होते हैं, ये होते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम है, पानी की उपलब्धता कम होती है। दिन रात के तापमान में अधिक अंतर होता है, दिन रात के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ये मैं आगे अभी इसमें बताएंगे जब हम लोग उसको पढ़ेंगे रेगिस्तान को, यानी कि क्या कहते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम में, ठीक है। तो इसी का एक क्या कहते हैं कि ये एग्जांपल है जिसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है, तो ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये आपका यूपीएससी में इस तरह की चीजें पूछता है क्योंकि बहुत डीप जाता है, वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। और ऑक्सीजन की प्रचुरता, अब ऑक्सीजन प्रचुरता दोस्तों क्यों है? ऑक्सीजन प्रचुरता दोस्तों इसलिए है, क्या है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत पाए जाते हैं, ठीक है ना। पेड़ों की और हम लोग को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को कौन क्या कहते हैं बनाता है ना, किसके द्वारा होता है? पेड़ों के द्वारा होता है, ऑटोट्रॉप, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रचुरता काफी मात्रा में यानी बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। ये इसकी दोस्तों विशेषता है इसकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। अब देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि स्थलीय पारितंत्र के प्रकार कौन कौन से? एक है वन यानी कि फॉरेस्ट, दूसरा है घास के मैदान यानी ग्रासलैंड, तीसरा है मरुस्थल यानी कि डेजर्ट, चौथा है टुंड्रा, ठीक है। टुंड्रा एक्चुअली क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है वन का ही एक पार्ट है, लेकिन मैंने इसमें अलग से लिख दिया है को समझाने के लिए। बेसिकली वन का ही टुंड्रा क्या कहते हैं एक पार्ट है, ठीक है। इसमें टुंड्रा टाइप के जो होते हैं, टाइप है जो उसका एक वन का वही है। आइए देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखिए इसी का टाइप है, अभी हम लोग इसको ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग इसके एक एक टाइप को कहते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो वन इसका टुंड्रा का ही अभी इसमें हम आपको बता दूं, ये मैंने लिख दिया अलग से क्योंकि लोग इसको एक साथ ही पढ़ना जाता है, लेकिन आप इसको समझिएगा क्योंकि उसमें मिक्स मत हो जाती है ना, उसमें की अलग अलग उसकी कुछ विशेषताएं आगे आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे वन यानी कि फॉरेस्ट। आइए, वन पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। अब स्थली में भी जो चार टाइप है, तीन टाइप है, उसमें पहला है वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम। देखिए क्या कहता है ये, ऐसी प्राकृतिक इकाई जहां मुख्य रूप से पेड़ों और अन्य वनस्पतियों का प्रभुत्व होता है। किसका होता है? पेड़ों और अन्य वनस्पतियों का। इसके जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में क्रिया करते हैं और वहां पर एक संतुलित वातावरण का निर्धारण करते हैं, ठीक है। कहाँ पे? इस वन पारिस्थितिक तंत्र में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, वहां के मुख्य रूप से पेड़ों और
वनस्पतियों की प्रभुत्व होता है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, मिली वही ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जो जैविक और अजैविक घटक आपस में क्रिया करते हैं और एक संतुलित वातावरण का निर्माण कराते हैं, वो कहते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, वन है, वन से ही समझ में आ रहा है वहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होंगे क्योंकि वन पारिस्थितिकी तंत्र है, फॉरेस्ट है, जंगल में सबसे ज्यादा क्या है, पेड़ सबसे ज्यादा है संख्या में। अब दोस्तों देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र के भी कई टाइप होते हैं। ठीक है ना, उसमें देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ये दोस्तों आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा जब हम लोग वहाँ पे वनस्पतियां पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन वहां दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, वहां हम लोग क्या कहते हैं एरिया वाइज, यहाँ पे हम लोग उसके क्या कहते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसको डिफरेंस रखिएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन इसको समझने के जब हम लोग मेंस का आंसर लिखते हैं ना, तो जो लैंग्वेज होती है वो अलग हो जाती है, ज्योग्राफी की लैंग्वेज थोड़ी अलग है और एनवायरमेंट की लैंग्वेज में इसको आप करिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वो क्या होता है, वे घने जंगल जो भूमध्य रेखा इक्वेटर के आसपास स्थित होते हैं। जाहिर सी बात है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वन सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल, जो सबसे ज्यादा रेन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, इक्वेटर पे होती है। तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कौन सा घने जंगल भी कहाँ बनेंगे, इक्वेटर पे बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो घने जंगल जो भूमध्य रेखा के पास स्थित होते हैं और 200 सेंटीमीटर से अधिक साल भर वर्षा होती है, पहली बात तो साल भर वर्षा होती है, और हाई टेम्परेचर रहता है। हाई टेम्परेचर होता है वो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक है ना, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा होगा इस बात को और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जितनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतनी वर्षा होती है, ऊपर फिर क्या कहते हैं बादल बनते हैं, उससे ज्यादा वर्षा होती है कहाँ पर, इक्वेटर पे। ठीक है, अब इसका देखिए, ये इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी जमीन तक पहुंचती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ बेटा आप करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, जमीन तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ शब्द में टाइप करने में उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। जिसके क्या है, ये इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। और सभी पेड़ अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते। सबसे देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में आता है, यूपीएससी में इस तरीके से क्वेश्चन क्या कहते हैं पूछे जाते हैं, आपको माइंड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कह रहा है, ये इतने तो घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, पहली बात। और दूसरा कि सभी पेड़ अपने पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, क्योंकि वहां पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं। ठीक है ना, वनों में रहती है इसलिए वो सदाबहार रहते हैं। ठीक है, हमेशा उन पे पत्तियां रहती हैं, इसलिए वहां पे वो पतझड़ इतनी जल्दी नहीं आता, हमेशा क्या कहते हैं पत्तियां इतनी तेज नहीं वो गिराते हैं पेड़ अपनी, इसलिए उसे सदाबहार वन भी कहा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या क्या समझिएगा। विशेषता दोस्तों याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं इस तरह की लाइनें। इन्हें प्राकृतिक फेफड़ों की तरह भी जानते हैं, नेचर के लंग्स। ठीक है, उच्च जैव विविधता यानी कि हाई बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फिर है पेड़ों की कई परतें होती हैं, यानी कि स्त्रीकरण। हम लोगों ने अभी से पहले मैंने आपको स्ट्रैटिफिकेशन बताया था ना, उसमें क्या थे, जो लेयर्स होती हैं पेड़ों की, लेयर्स, छोटे पेड़, पहले घासें, फिर श्रब, झाड़ियां, फिर बड़े पेड़। ठीक है, तो इनकी लेयरिंग होती है, तो ये कहाँ पे होती है, रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, पेड़ों की कई परतें होती हैं, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सतह ये मैंने आपको बताया, और महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत भी होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पानी बहुत ज्यादा बहता है, सॉरी गिरता है, वर्षा बहुत होती है, तो ये पानी कहीं ना कहीं तो जाता है ना रास्ता बना के, इसलिए नदियों में जाके मिल जाता है और नदियों का महत्वपूर्ण एक स्रोत बनता है पानी के लिए। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हो गई। और इसकी अब दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा चीज है, इसकी वनस्पतियां जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आ जाते हैं, अगर एक भी ऊपर नीचे होगा क्वेश्चन गलत है। पीसीएस में तो डायरेक्ट आते हैं, आरओ में भी डायरेक्ट आते हैं, यूपीएससी में डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन पहले आते थे, अब इस तरीके के नहीं आते, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन यूपीपीसीएस और आरओ में दोस्तों डायरेक्ट वर्ड आपको मिल जाएंगे। लेकिन वनस्पति इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, महोगनी, एबोनी, रोजवुड, रबर और सिनकोन, ये कहाँ पे जाते हैं, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। ठीक है, अभी हम लोग उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, उस पर वन में ही इसका अभी वन पारिस्थितिक तंत्र का ही एक चार टाइप है, उनमें से एक ये है। ठीक है, वन पारिस्थितिक प्रकार में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, जहां पर ये हमें इसकी वनस्पतियां मुख्य जो कौन कौन सी हैं, महागनी, एबोनी, रोजवुड, रबर और सिनकोन। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, अमेजन वर्षा वन, अमेजन में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, इसलिए वहां आपको फेफड़ा भी कहा जाता है ना, लंग्स ऑफ क्या कहते हैं, है ना, अर्थ। ठीक है, फिर पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट में देखिए बहुत ज्यादा कहते हैं वर्षा होती है, आप जानते हैं, अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सबसे पहले बारिश भी वहां से स्टार्ट होती है ना, वहां से स्टार्ट होता है। और भारत में कौन सा, अंडमान निकोबार, देखिए दोनों याद रखिएगा। और कांगो बेसिन और अमेजन आपका वर्ल्ड के उस पे हो गया, और ये हमारे इंडिया के लेवल पे हो गया। ठीक है, ये दो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीपीसीएस में, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये हमने पहले टाइप पढ़ा, कौन सा पढ़ा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसका ये टाइप था वनस्पति पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार का। ठीक है, और दूसरा देखिए कौन सा है, दूसरा है नहीं नहीं दोस्तों, अभी इसी का ही, इसमें भी दो टाइप है ना, वनस्पति पारिस्थितिक तंत्र के पहला था उष्णकटिबंधीय क्या कहते हैं वर्षावन, और दूसरा इसका एक ये टाइप है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, और रेन फॉरेस्ट था, ये डेसिडुअस है। अभी एक इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे वन जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है और पेड़ शुष्क गर्मी यानी कि ड्राई, ठीक है ना, डेसिडुअस है ना,
पर्णपाती उष्णकटिबंधीय ड्राई समर में अपनी पत्तियां पानी बचाने के लिए गिरा देते हैं। देखिए ये इसका बहुत अच्छा फैक्टर है, ऐसा इसमें डिफरेंस है दोनों में। वहां पे वो क्या कहते हैं नहीं गिराते हैं या एक साथ नहीं गिराते, लेकिन यहाँ पे शुष्क गर्मी में अपनी पत्तियां पानी बचाने के लिए गिरा देते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है और इसलिए इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, वो रेन फॉरेस्ट था, ये डेसिडुअस है। अब देखिए वर्षा की मात्रा इन दो भागों में बांटा गया। वर्षा की मात्रा में भी इन्हें दो भागों में बांटा गया। एक आर्द्र पर्णपाती होते हैं, दूसरे शुष्क पर्णपाती होते हैं। ठीक है, अब इसकी वनस्पतियां देखिए, इसकी देख लेते हैं कौन कौन सी है। सागवान, सौल, शीशम, चंदन, नीम, बांस, सहतूत। और जंतु कौन कौन से, बाघ, तेंदुआ, हाथी, हॉर्नी बॉल, फ्लेमिंगो, तितलियां। ठीक है, तो ये दोस्तों लेके मैंने जो वनस्पति और जो जंतु बताए ये टोटल उसी एक साथ लिख दिया मैंने इसके किसके वन पारिस्थितिक तंत्र में। वन पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार उष्णकटिबंधीय वन, ऊर्जा वन, और दूसरा कौन सा था, दूसरा ये हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इन दोनों को मिला के मैंने इसके वनस्पतियां और जानवरों को, जंतु को यहाँ पे लिख दिया। ये याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके आरओ और यूपीपीसीएस में। अब देखिए इसका बी है, बी कौन सा था, शीतोष्ण वन यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसका देखिए पहला टाइप, इसमें भी पहला शीतोष्ण पर्णपाती वन टेम्परेट। ठीक है ना, जहाँ ठंड होती है वहां भी उष्ण थी, वो उष्णकटिबंधीय यानी कि वहां गर्म रहता है। ठीक है, ये शीतोष्ण यानी कि ठंडे वन, यहाँ ठंडा बहुत रहता है। दोनों में डिफरेंस है, क्लियर रखिएगा, वर्ड से ही आपको क्लियर होगा। इसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती डेसिडुअस है यानी कि ये उष्ण है यानी कि गर्म है, और शीतोष्ण यानी कि ठंडे वन। ठीक है, ठंडी जगहों पे पाए जाने वाले। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन टेम्परेट फॉरेस्ट वे पारिस्थितिक तंत्र जो पृथ्वी के मध्य अक्षांशों में स्थित होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के मध्य अक्षांश यानी इक्वेटर से और ध्रुवों के बीच में जो अक्षांश होते हैं वहां पर ये स्थित होते हैं। ठीक है, वर्षा मध्यम मात्रा में 50 से 150 सेंटीमीटर होती है। पेड़ सर्दियों के आने से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए ये शीतोष्ण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब पेड़ अपनी क्यों गिरा देते हैं अभी मैं आगे इसको डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले इस चीज को समझ, डेफिनेशन समझिए क्या है। कि ठंडे प्रदेशों की बात है तो ये पारिस्थितिक तंत्र जो पृथ्वी के मध्य अक्षांशों में यानी कि इक्वेटर और ध्रुवों के बीच में, ठीक है, पोलर रीजन और इक्वेटर के बीच में जो अक्षांश है वहां पे ये होते हैं। वर्षा मध्यम मात्रा में 75 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। पेड़ सर्दियों के आने से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किसमें गिर रही है किसमें रह रहा है ये याद रखिएगा, ये यूपीएससी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें शीतोष्ण वन कहते हैं। तो इसकी वनस्पति कौन कौन सी, ओक, मैपल, बीच, अखरोट, है ना। अब इसका क्षेत्र देख लिए कौन सा, उत्तर पूर्वी अमेरिका, ठीक है, यूरोप, पूर्वी एशिया और भारत में हिमालय के निचले हिस्से। ये इंडिया का है और ये वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या क्या है। विशेषता कि सर्दियों में पेड़ सुतप्त अवस्था में चले जाते हैं। सर्दियों में सुतप्त अवस्था यानी कि अपने आप को बचाने के लिए ठंडे से वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे कि वो वर्क ना करो, जीवित ना हो, इस व्यवस्था उस अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, वसंत ऋतु में नई पत्तियां आ जाती हैं। सर्दियों से पहले अपने मैंने बताया ना गिरा देते हैं, क्यों, ठंडियों से बचने के लिए। ठीक है, और गर्मी, सर्दी, बसंत ये चारों ऋतुएं यहाँ पर होती हैं। इसमें शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट में। ठीक है, अब शीतोष्ण के क्या कहते हैं, दो इसमें भी क्या कहते हैं, एक ये देखिए है शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, शीतोष्ण क्या कहते हैं, ये आपका टेम्परेट एवरग्रीन है और ये आपका शीतोष्ण टेम्परेट फॉरेस्ट है। ठीक है, शीतोष्ण वन में भी एक दो टाइप हुए ना, शीतोष्ण वन है, इसमें शीतोष्ण पर्णपाती वन जिसका हम लोगों ने ये पढ़ा, और शीतोष्ण सदाबहार वन, ये शीतोष्ण सदाबहार। अब इसमें क्या गया, देखिए उसमें क्या था, पर्णपाती में ये ठंडी आने पे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ठंडियों से बचने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, वो तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ सर्दियां बहुत ठंडी नहीं होती और वर्षा पर्याप्त होती है। ये नमी साल भर बनी रहती है जिससे पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते। वहाँ नमियां कहते हैं क्योंकि जो हमेशा क्या कहते हैं सदाबहार है तो वहाँ पे हमेशा क्योंकि शुष्क रहता है तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ठंडियों में, क्योंकि नमी बनी रहे, यहाँ नमी लेकिन साल भर बनी रहती है इसलिए पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते। यही मैं आगे कह रहा था, मैंने बोला था आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ सर्दियां बहुत ठंड नहीं होती और वर्षा पर्याप्त नहीं होती और नमी साल भर बनी रहती है जिससे अभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, और उसमें सर्दियों से पहले अपनी पत्तियां गिरा देते हैं पर्णपाती में। ठीक है, वनस्पति कौन कौन सी है, सख्त लकड़ी वाले पेड़, किसमें, सख्त लकड़ी वाले पेड़, शीतोष्ण क्या कहते हैं सदाबहार वन में, पेड़ जैसे यूकेलिप्टस और ओक। ठीक है, आइए देखते हैं इनकी विशेषता क्या है। विशेषता इनकी ये है कि छोटे पेड़ व कम चौड़ी वाले पत्ते पेड़, देखो छोटे पेड़ होते हैं कम चौड़ी पत्ते वाले, तो पत्ते उनके बहुत छोटे होते हैं और बार बार आग लगने की घटना भी यहाँ पे होती है। कहाँ पर, शीतोष्ण में। ठीक है, जंतु कौन कौन से, काला भालू, हिरण, भेड़िया, लाल लोमड़ी, उल्लू, बाघ। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या कवर किया, शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, इसके दो पार्ट में, शीतोष्ण फॉरेस्ट के यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट के, शीतोष्ण वन के। अब तीसरा देखिए कौन सा है दोस्तों, तीसरा है शंकुधारी वन।
शंकुधारी वन जिन्हें कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब इसको बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों। हम लोग दोनों ने पढ़ा, एक उष्णकटिबंधीय, फिर शीतोष्ण, अब ये तीसरा है शंकुधारी वन। अब देखिए इसे, इन्हें टैगा या बोरियल वन भी कहते हैं दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में कभी कभी इन वर्ड से भी आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये शंकुधारी वन ही है, इनका नाम अलग अलग, इन्हें टैगा भी कहते हैं और बोरियल वन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो पृथ्वी के ठंडे और बर्फीले क्षेत्रों, उच्च अक्षांशों पहाड़ों पर पाए जाते हैं, इन्हें वन शंकु कोण के आकार के होते हैं, कोण इस तरीके के होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के लंबे लंबे देखिए छोटे छोटे नुकीलेदार पत्तियां होती है, इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक है, इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं, ठीक है, ये इसका टाइप है, बहुत अच्छे से याद रखिए। क्या होता है, पृथ्वी के ठंडे और बर्फीले क्षेत्रों जहाँ उच्च अक्षांशों पे पाए जाते हैं, पहाड़ों पर मतलब हाई क्या कहते हैं हाइट पे पाए जाते हैं, ठीक है, और ये वन शंकु कोण के आकार के होते हैं, इनकी पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती हैं। ये पेड़ साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें शीतोष्ण सदाबहार वन भी कहा जाता है। शीतोष्ण वन में ही आते हैं शंकुधारी, इसलिए शीतोष्ण सदाबहार वन भी इनको बोला जाता है। वनस्पति कौन कौन सी इनकी, स्प्रूस, ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, स्प्रूस, देवदार और पाइन। विशेषता क्या है, इनकी नरम लकड़ियां होती, शीतोष्ण की क्या होती थी, कठोर होती थी, लेकिन इनकी क्या है, क्या नाम इसे कहते हैं, शंकुधारी वन यानी कि कैनिफेरस फॉरेस्ट। कैनिफेरस फॉरेस्ट की विशेषता क्या है, ये नरम लकड़ियां होती हैं, पत्तियां सुई जैसी होती हैं, शंकु के आकार का होता है और फल के बजाय इसमें कोन मिलते हैं, इसमें फल नहीं मिलते दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे कोन मिलते होंगे, अगर आप लोग देखा होगा ऐसे करके, बचपन यूकेलिप्टस की पेड़ों में देखा होगा ना, इस तरीके से निकले जाते हैं, इस तरीके के कोन इनमें पाए जाते हैं। क्षेत्र दोस्तों क्या क्या होते हैं, हिमालय की ऊंचाइयां, साइबेरियन, रूस और कनाडा और उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और जंतु इसमें क्या क्या है, मिंक, सिल्वर लोमड़ी, कस्तूरी मृग, ये सब पाए जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे जो पाए जाते हैं वन, उन्हें हम कहते हैं शंकुधारी वन या कैनिफेरस फॉरेस्ट। अब ये आया दोस्तों चौथा टुंड्रा है, मैंने कहा कोई लोग उसको टुंड्रा अलग कर देते, लेकिन इसका ही पार्ट है, टुंड्रा वन फॉरेस्ट है क्योंकि, ठीक है, इसका ही पार्ट है। तो ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ अत्यधिक कम तापमान, ठीक है, अत्यधिक कम कम वर्षा और साल भर अधिकांश समय जमीन बर्फ से ढकी रहती है, कारण जो पेड़ों का अभाव रहता है, ठीक है, इसके देखिए बहुत अच्छी पहचान है, सबसे बहुत ज्यादा कम तापमान, बहुत कम वर्षा और साल भर अधिकांश समय जो जमीन होती है बर्फ से ढकी रहती है, जिस कारण से पेड़ों का अभाव रहता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, टुंड्रा वन यानी कि टुंड्रा फॉरेस्ट। यहाँ की मिट्टी निचली परत मिट्टी की निचली जो परत होती है स्थायी रूप से जमी रहती है, जिसे बर्मा फ्रॉस्ट यानी कि बर्मा फ्रॉस्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, पीसीस आर ओ एरो के लिए। यहाँ केवल घास, मॉस और लाइकेन जैसी वनस्पतियां उगती हैं। कौन कौन सी होती है यहाँ पे, घास, मॉस और लाइकेन जैसी वनस्पतियां, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। टुंड्रा वन के प्रकार क्या क्या है, एक है आर्कटिक टुंड्रा और दूसरा है अल्पाइन। अब देखिए क्या क्या है, जो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, यहाँ सर्दियां बहुत लंबी व बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और अल्पाइन क्या है, ये ऊंची पहाड़ों की चोटियों पे पाया जाता है, जहाँ ऊंचाई के कारण पेड़ नहीं उगते हैं, जैसे हिमालय की चोटियां, जो बहुत ही एकदम कहते हैं टॉप एल्टीट्यूड पे होता है, बड़े बड़े पहाड़ी और पर्वतों पे, तो उसे अल्पाइन टुंड्रा कहते हैं, और जो उत्तरी ध्रुव के आसपास होता है उसे आर्कटिक टुंड्रा कहते हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस दोस्तों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वनस्पति कौन कौन सी है, काई, घास, लाइकेन, छोटी झाड़ियां, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा। जंतु कौन सी होती है, रेंडियर। रेंडियर दोस्तों एक जानवर होता है, आपने देखा होगा, वो फिसलता है, आपने देखा होगा, है ना, क्या कहते हैं पहाड़ों उस पे बर्फ पे, ये वही रेंडियर है, ठीक है। ध्रुवी भालू, आर्कटिक लोमड़ी। क्षेत्र कौन कौन सा है, रूस का साइबेरिया क्षेत्र, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड और स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडियन जो कंट्रीज होती हैं, वहां वहां पे ये चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ने अपने जो ये होते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने फॉरेस्ट को कवर किया, वन फॉरेस्ट मतलब वन यानी कि फॉरेस्ट के तीनों टाइप को कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं घास के मैदान और रेगिस्तान पे। दोस्तों आराम से पढ़िएगा, इसलिए मैंने बहुत आराम से आपको चीजों को कराया है, जिससे कि आप परेशान मत हो, है ना, स्टेप स्टेप बाय बहुत क्लियर डीप उसमें आपको समझाया है, ठीक है। इसके सारे टाइप हो गए, ठीक है, कौन कौन से थे हमने पढ़ा, ये देखिए फिर से पढ़ लेते, टुंड्रा वन है ना, बी का शंकुधारी वन, सी, उसके बाद बी है शीतोष्ण टेम्परेट फॉरेस्ट, और ए था हमारा वनस्पति तंत्र में, हमारा ये था फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिक तंत्र में उष्णकटिबंधीय वन पर, ठीक है। आइए देखते हैं अब हम लोग घास के मैदान, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। घास के मैदान ग्रासलैंड क्या होता है, वो पारितंत्र जहाँ घास और छोटे पौधों का प्रभुत्व होता है, यानी कि वहां पे घास और छोटे पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और बड़े पेड़ बहुत कम होते हैं। वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर, टेक्स्ट नहीं है भाई, ठीक है, उसको बच्चों इसको आप ध्यान रखिएगा ना, 25 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। कहाँ होती है, वो पारितंत्र जहाँ घास और छोटे पौधों का प्रभुत्व होता है, बहुत ज्यादा पड़े जाते हैं और बड़े पेड़ बहुत कम होते हैं, ध्यान रखिए, इसलिए इसे घास का मैदान कहते हैं। विशेषता क्या होती है,
खुला वातावरण और मिट्टी बहुत होती है। वहाँ की दोस्तों मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अभी बताऊंगा आगे डिस्क्रिप्शन करूंगा कैसे। और खुला वातावरण क्या होता है, क्योंकि चारों तरफ बहुत पेड़ों की संख्या बहुत कम है, तो वहाँ पे दूर दूर तक घास घास रहती है, तो बहुत दूर क्या कहते हैं जो विजन होता है बहुत दूर तक हम लोग दिख सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ जैसे रेन फॉरेस्ट होते हैं तो वहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, दूर हम लोग बहुत ज्यादा नहीं देख सकते, लेकिन वहाँ का विजन बहुत क्लियर होता है, दूर दूर तक पेड़ नहीं रहते, घास रहती है, इसलिए बहुत दूर तक सब दिखता रहता है, इसलिए इसका खुला वातावरण होता है। और मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अभी आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। प्रकार क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा है शीतोष्ण घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय जहाँ यानी कि गर्म हो, और शीतोष्ण यानी कि ठंडे, जहाँ ठंडा जगह हो, ठीक है। अब उष्णकटिबंधीय घास मैदान कहाँ होंगे, भूमध्य रेखा के पास, जैसे अफ्रीका का सवाना, ठीक है, सवाना एक घास के मैदान का नाम है। यहाँ घास 304 मीटर लंबी होती है। और शीतोष्ण घास के मैदान ठंडे और मध्यम जलवायु क्षेत्र, जैसे कि प्रेयरी, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, स्टेपी रूस, पंपास दक्षिण अमेरिका। दोस्तों ये याद रखिएगा, ठीक है ना, इसके नाम है कौन कौन से देश में कौन सी, ये आपने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। वहाँ घास के टाइप्स जो पढ़े होंगे आपने, नेम कौन सी कंट्री में कौन सी घास तरह की घास पाई जाती है, उसमें आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। नोट में क्या है कि देखिए, दुनिया के अधिकांश अनाज गेहूं मक्का इन्हीं क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत उपजाऊ होती है। ये पालतू जानवरों के लिए चारों का मुख्य स्रोत भी है, कौन, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, इसलिए ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आइए अब तीसरा तीसरा और आखिरी है हमारा मरुस्थल रेगिस्तान। मरुस्थल रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट इकोसिस्टम। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये पृथ्वी का सबसे कठिन वातावरणों में से एक है। यहाँ पे बहुत ही बेटा टफ होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा, आप कहीं भी जाएंगे हो सकता है ठंडे स्थान पे एक बार सर्वाइव कर ले, लेकिन रेगिस्तान में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं होता है, पानी नहीं होता है, ठीक है ना, आपको छाव मिलेगी, ना आपको फल मिलेंगे, ना आपको कुछ खाने को जल्दी मिलेगा, क्योंकि वो संसाधन नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है, क्योंकि पानी होते ही नहीं है उतने पास में, ठीक है। इसलिए वहाँ का वातावरण रहने लायक, और गर्मी बहुत ज्यादा, धूप बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा गर्मी, टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए वो वातावरणों में जितने भी क्या कहते हैं स्थलीय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे टफ जो एटमॉस्फेयर रहता है, जहाँ का एनवायरमेंट, वो कौन सा होता है आपका, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ठीक है। वो पारितंत्र जहाँ वर्षा बहुत कम यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी कम, और अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड, पानी की कमी और रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो वो हमारे क्या कहलाता है, डेजर्ट इकोसिस्टम यानी मरुस्थलीय इकोसिस्टम। तो देखिए विशेषताएं क्या क्या है बहुत शॉर्ट में। तापमान में भारी अंतर, हाँ मैंने आपको बताया था ना, स्थलीय क्या कहते हैं उसमें तापमान टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, उसका जो मेन कहते हैं ग्रेट एग्जांपल है वो है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम में दोस्तों जितनी ज्यादा गर्म रहते हैं धूप में, दोपहर के टाइम में, ठीक है ना, उतना ही ठंडा रहता है रात में, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है दिन और रात के टेम्परेचर में। इसलिए इसकी एक विशेषता एक है कि तापमान में भारी अंतर। दूसरा है सौर ऊर्जा की अपार संभावना। सौर ऊर्जा यहाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर हमें कहाँ से मिलता है, सूर्य के रेडिएशन से, है ना, सूर्य के प्रकाश से। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, आपने देखा होगा जितने भी वो लगाए जाते हैं, है ना, सूर्य को पाने के लिए, सूर्य एनर्जी बनाने के लिए, यहाँ पर इसलिए अपार, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा की अपार संभावना है, हाई टेम्परेचर, और वहां सूर्य प्रकाश से रेडिएशन बहुत ज्यादा मात्रा में डायरेक्ट मिलता है। पानी का अभाव रहता है। महत्वपूर्ण खनिज और तेल के भंडार लेकिन यहाँ पाए जाते हैं, खनिज में पाए जाते हैं, है ना, मैंने संसाधन उस तरह के नहीं बोले जो खाने पीने हरे पेड़ पौधे फल वो नहीं मिलते, लेकिन खनिज और तेल के भंडार यहाँ पे अंतर होते हैं दोस्तों, डिफरेंस है, याद रखिएगा। और वनस्पतियों की कमी होती है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी दोस्तों देखिए दो तरह का है, गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल, ठीक है। आइए देख लेते हैं। गर्म मरुस्थल क्या है, साल भर तापमान बहुत उच्च रहता है, जैसे कि सहारा का अफ्रीका, थार भारत का। और ठंडे मरुस्थल जहाँ पानी कमी के साथ साथ तापमान में भी बहुत कमी होती है, जैसे कि गोबी चीन का, लद्दाख भारत में, ठीक है ना। यहाँ देखिए बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, और नमी भी क्या कहते हैं, है ना, कमी रहती है। पानी की देखिए यहाँ कमी है, और तापमान की भी कमी है। ये कौन सा है, ठंडा मरुस्थल, ठीक है। तो यहाँ वनस्पति दूसरी देखिए क्या है, डेजर्ट की वनस्पतियां हैं कैक्टस, कटीली झाड़ियां और बबूल, ठीक है। इनको ज़ैरोफाइटिक प्लांट्स भी कहते हैं। ज़ैरोफाइटिक क्या होते हैं, जो जो कि बहुत देर तक बिना पानी के जो क्या कहते हैं पेड़ पौधे वहां पे सर्वाइव कर जाते हैं, इनको ज़ैरोफाइटिक प्लांट्स कहा जाता है। कौन कौन से, कैक्टस, कटीली झाड़ियां और बबूल, ठीक है। और जंतु कौन कौन से, ऊंट, ऊंट आप बहुत चीजें जानते हो, ऊंट, सांप, बिच्छू, चूहे, छिपकलियां, ठीक है, रेप्टाइल्स बेसिकली यहीं पे पाए जाते हैं रेगिस्तान में, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेजर्ट का हमारा इकोसिस्टम भी कंप्लीट हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके दोस्तों ये आज का लेक्चर था, ठीक है, हम आज जैसे अकेडमी में आज तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्या क्या कंप्लीट किया। आज दोस्तों हमने कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, क्या कहते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल, क्या कहते हैं इकोसिस्टम, है ना, मैन मेड, और दूसरा प्राकृतिक। और प्राकृतिक में भी हम लोगों ने कौन सा कंप्लीट किया आज, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि एक स्थलीय पारितंत्र को, पारिस्थितिक तंत्र को, ठीक है। इसमें एक पहला हमने कंप्लीट किया वन, फिर हमने किया घास के मैदान, फिर किया हमने डेजर्ट। अब दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग हमारा एक्वेटिक बचा हुआ है, एक्वेटिक में भी लैटिक, लॉन्टिक, है ना, मैरीन, इसको हम कंप्लीट करेंगे, देखिए ना, लॉटिक और लैंटिक, ठीक है। पूरे एक्वेटिक क्या कहते हैं एक सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारे टाइप ऑफ इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।